निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से झारखंड की चुनावी रणभूमि में तैयारियों के शोर ने अपनी पैठ बना ली है। लेकिन राजनीतिक दलों ने इस चुनावी रणभूमि की करता धरता जनता के बीच कितनी पैठ बनाई है, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। दरअसल बीते मंगलवार को चुनाव आयोग ने झारखंड में 2 चरणों 13 और 20 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा की। इसके बाद पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों को आखिरी आकार देने में लग गई। आपको बता दें कि कई मायनों में झारखंड चुनाव इस बार काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां एक तरफ बीजेपी पिछले 5 सालों से सत्ता से दूर होने के बाद वापसी करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाए हुए है और सूबे में सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं कहीं न कहीं जेएमएम की अगुवाई वाला गठबंधन भी सत्ता में बरकरार रहने के लिए पूरी रणनीति अपना रहा है। अगर बात करें केंद्र की सत्ता पर बैठी बीजेपी सरकार की, तो कहीं न कहीं बीजेपी हर राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काफी आश्वस्त नजर आ रही है और साफ तौर पर हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद ये कॉन्फिडेंस काफी हाई हुआ है, जिसके बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी राज्य में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी आश्वस्त है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। खैर, ये बीजेपी हाईकमान के सोच विचार हैं, लेकिन आखिरी मुहर तो प्रदेश की जनता को ही लगाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार की करे, तो झारखंड में बीजेपी ने आक्रामक प्रचार प्रसार करने का हथकंडा अपना लिया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य में प्रचार प्रसार के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ और साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब तो लग रहा है कि जिन पर खुद भ्रष्टाचार करने के आरोप लगते आ रहे हैं, वो आज राज्य की जनता के बीच भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर पहुंचे हुए हैं। इसमें ज्यादा सोचने विचारने वाली बात नहीं है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये कहावत यहाँ सटीक बैठती नजर आती है। ये तंज नहीं है, लेकिन परिस्थितियां तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की सत्ता में जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार है, जिसके बाद बीजेपी ने चुनावी प्रचार प्रसार में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। साथ ही साथ सूत्रों की माने तो जेएमएम के नेताओं का ये भी कहना है कि झारखंड में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भाजपा जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन पर ईडी के छापे का हवाला भी दे रही है, जिसका साफ उदाहरण हमें बीते मंगलवार को देखने को मिला, जहां जेएमएम के नेता मिथिलेश ठाकुर ने इस मामले पर आवाज भी उठाई और कहा कि ये रेड ईडी की रेड नहीं बल्कि राजनीतिक रेड है। आइए आपको भी उनके बयान की एक झलक सुनाते हैं। आना कहाँ है, आप तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं और ये इसके अंदर हम लोग अब यूज टू हो गए। इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी की रेड नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेड है। ये जब इन लोग जनता की अदालत में देखते हैं कि अब जनता की अदालत में हम पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का अपना हथकंडा अपनी केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं। इस बयान से ये तो साफ है कि झारखंड चुनाव में भी बाकी राज्यों में हुए चुनाव की तरह ईडी सीबीआई के ये हथकंडे काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और कहीं न कहीं बीजेपी सवालिया घेरों में हर बार की तरह फंसने ही वाली है। लेकिन अगर बात करें चुनाव प्रचार में अपना रहे हथकंडों की, तो बीजेपी साफ तौर पर इस चुनावी रणभूमि पर जनता को साधने की पूरी कोशिश में लगी पड़ी है। भाजपा की ओर से सूबे में कानून व्यवस्था के मुद्दे, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और डेमोग्राफी में बदलाव को हथियार बनाया गया है। कहीं न कहीं बीजेपी साफ तौर पर सूबे में जनता के बीच भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर सीधे हेमंत सोरेन पर निशाना साध रही है। विकास का मुद्दा भी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति बन रहा है, जिसे लेकर बीजेपी जनता के बीच उतर रही है। इन सभी मुद्दों को उठाने के बाद ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सियासी दांवपेच की लड़ाई को आरिया पार करने की ठान ली है। जहां विपक्ष अक्सर बीजेपी पर इन मुद्दों को लेकर हावी हुआ करता था, वहीं अब बीजेपी ने भी मिलीजुली रणनीति बनाते हुए झारखंड की चुनावी पिच पर छक्के चौके लगाने की ठान ली है। लेकिन 5 साल सत्ता से दूर रहने के बाद बीजेपी शायद ये नहीं समझ पाई कि झारखंड की जनता का मूड क्या है और जितने भी चुनावी पैतरे आजमाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, उनमें दूर दूर तक आदिवासियों के हित की बात नजर नहीं आती है। इसलिए कहीं न कहीं इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा लो, महिलाओं का मुद्दा उठा लो या विकास का मुद्दा, इस झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ये सारे चुनावी पैतरे काम नहीं आने वाले हैं और कहीं न कहीं आदिवासी वोटर्स बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं।
भले ही बीजेपी ने झारखंड के आदिवासी नेताओं को अपने पाले में कर लिया है, लेकिन ये चुनाव बीजेपी के लिए सच कहे तो आर्या पार की होने वाली है। बता दें कि हाल ही में जेएमएम के कद्दावर नेता और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए। आदिवासियों के बीच उनकी मजबूत पकड़ बताई जाती है, जिससे बीजेपी को ये पूरी उम्मीद है कि कहीं न कहीं आदिवासियों का समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। वहीं साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता सिंह भूमि एसटी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे कहीं न कहीं झारखंड चुनाव को लेकर अब बीजेपी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। इन नेताओं के आने के बाद अब भाजपा के हौसले भी बुलंद हैं, लेकिन ये मुश्किलें आसान नहीं हैं। सत्ता में अपनी पैठ बरकरार रखने के लिए जेएमएम ने भी रणनीतियों की तैयारी कर रखी है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विक्टिम कार्ड इस चुनाव में खेला जा सकता है। अब अगर झारखंड चुनाव को लेकर थोड़ी नजर कांग्रेस की तैयारियों पर ही डाले तो कुछ खास अभी तैयारियों में देखने को नहीं मिल रहा है। जिन वजहों से हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार हुई, वही वजह चुनावी राज्य झारखंड में पार्टी के भीतर भी हावी नजर आ रहा है। मसलन हरियाणा की तरह ही झारखंड से कांग्रेस के प्रभारी लंबे वक्त से नदारद हैं। चुनाव की घोषणा के बावजूद टिकट के दावेदारों की स्क्रीनिंग नहीं हो पाई है। संगठन के बड़े नेता मैदान छोड़ दिल्ली की लॉबी में जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि समय रहते अगर इन मुद्दों का हल नहीं किया जाता है तो हरियाणा की तरह ही झारखंड की सत्ता से भी हाथ धोना पड़ सकता है। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी झारखंड में सियासी दौरा कर किले काटे दुरुस्त कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के प्रभारी पूरे परिदृश्य से ही नदारद नजर आ रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर करीब 1 महीने से झारखंड नहीं आए हैं। 25 सितंबर को कुछ घंटों के लिए मीर रांची पहुंचे हुए थे, लेकिन फिर कश्मीर चले गए। दरअसल आपको बता दें कि मीर कश्मीर से विधायक चुने गए हैं और अभी अपने क्षेत्र में ही सक्रिय नजर आते हैं। जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता वापस आ पाएगी या नहीं, इस कारण ये बड़ा सवाल है। ये जेएमएम से ज्यादा कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर अब निर्भर करता है। जेएमएम लंबे वक्त से संथाल परगना और कोल्हान इलाके में बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही है। पार्टी के पास अभी भी आदिवासी और मुस्लिम वोटर्स हैं। 2009 से लेकर अब तक जेएमएम के प्रदर्शन में कमी नहीं आई है। इसलिए जेएमएम के नेताओं को ये पूरी उम्मीद है कि सत्ता में उनकी पैठ बरकरार है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवालिया निशान केवल कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर खड़ा होता है। अगर कहीं भी चूक होती है तो सत्ता की चाबी हाथों से छूटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इन सबसे लेकिन ये साफ होता नजर आ रहा है कि इस बार का झारखंड विधानसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण दोनों ही गठबंधन के लिए होने वाला है। बता दें कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव होने हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन का बीजेपी, आजसू और जेडीयू गठबंधन से है। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 42 विधायकों की जरूरत होती है और कहीं न कहीं दोनों ही गठबंधन बहुमत से ज्यादा वोट और सीट दोनों पाने के दावे किए बैठे हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के दावों और वादों में कितनी सच्चाई होती है, ये आप और हम बखूबी जानते हैं। इसलिए पार्टियों के चुनावी जुमलेबाजी का दौर तो बरकरार रहेगा, लेकिन चुनावी नतीजों की करता धरता जनता का क्या मिजाज है, ये तो आने वाला 23 नवंबर ही बता पाएगा। क्योंकि झारखंड की जनता के मन में क्या है, ये दोनों ही पार्टियों की सोच से परे है। लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों के दावे और वादों को लेकर आपकी क्या राय है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।